अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया नावल लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। वैसे मैं भी आपके साथ पहली दफ़ा ही रीड कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इंतहाई बेदिली से शेरवानी का ऊपरी बटन खोला, मेरी सांस मिलवाई, गहरी सांस लेकर अपने तने हुए एहसाब को बहाल किया। हाथ से पेशानी को मसल कर तेवरियों को ज़ायल करने की भी एक कोशिश की। दिल को मुस्कुराने पर इमादा किया और हाथ बढ़ाकर दरवाजे का नाव घुमाया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी हिदायत के मुताबिक किया। शायद मेरी हकदर्जा बेजारी को देखकर कमरे को बहुत सादा से सेट किया गया था। अगर सामने बिस्तर पर वो सुर्ख जोड़े में मौजूद ना होती तो ये कमरा किसी भी जाविये से उजला रूसी नहीं लग रहा था। मैंने एक तायराना निगाह उसकी तरफ देखा। इरादा उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाने का था, लेकिन एकदम एक महक का एहसास हुआ, एक जानी पहचानी खुशबू। मैंने चौंक कर दुल्हन की तरफ देखा। घूंघट निकाले बिना हाथों पर मेहंदी की महकार से कमरा मुअत्तर था। मैं बरक रफ्तार एसी ऑन करके रखा। जूं जूं उसकी जानिब बढ़ रहा था, खुशबू की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। उसके पास पहुंचा और बिना उसे देखे एक लफ्ज़ कहे बगैर उसके हाथों को थाम लिया। ये रंग, ये खुशबू, ये डिज़ाइन कैसे फरामोश कर सकता था। मैं फारफ्तगी से उन हाथों को देखे जा रहा था। तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? मैंने उससे पूछा। बोलो ना। उसने सर झुका लिया, गोया इकरार से कतराती हो। मैं बज़िद हुआ। जब हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगाऊंगी तब इस मेहंदी का डिज़ाइन और रंग बताएंगे कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसने कहा था। ये क्या बेईमानी है? मैंने इसके जवाब पर उसे खुशमगीन नज़रों से देखा। उसकी हंसी की जलतरंग ने मुझे मसहूर किया। वो डिज़ाइन ऐसा दिलकश होगा, वो रंग इतना दिलनशीं होगा, वो महक ऐसे अनोखी होगी कि देखते ही आपको मेरी मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा होगा। इतना कहकर उसने आंचल में चेहरा छुपा लिया। मैं मबहूत सा उसकी इस अदा को देखकर रह गया कि अब मैं इसके सामने बिस्तर पर दो जानों बैठा था। उसके दोनों हाथों को थामे मैंने उसकी हथेलियों पर आवेज़ा मेहंदी को देखा। वो डिज़ाइन दिलकश था, पहले कभी न देखा था। वो रंग दिलनशीन था, मेहंदी के ऐसे अनोखे रंग से मैं आशना था। वो महक अनोखी थी, ऐसी खुशबू से आज से पहले मैं अनजान था। मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा होने लगा था। मैं दीवाना वार उसके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। बरसों से ये मंजर देख रहा हूँ। सूरज के डूब जाने से आसमान की वसतों में अजब सा सुकून तारी हो जाता है, वीरानी, खामोशी और उदासी। थके हारे परिंदे अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं। कुछ चहकते हुए खुश और मुसरत मालूम होता है कि दिन भर की मेहनत ने उन्हें कामयाबी अता की है, और कुछ की परवाज़ में थकान का अंसर वाज़िह होता है। इतनी यासीत के बावजूद शाम का ये मंजर मेरे लिए तस्कीन का बाइस होता है। शाम में एक अजीब सा सुरूर होता है। ये वक्त मेरे लिए पसंदीदा तरीन में पहर होता है। दिन भर की थकान के बाद शाम की चाय का जो लुत्फ़ आता था वो मैं खिड़की में खड़े होकर डूबते सूरज की लाली के साथ उठाता जाता। एक लुत्फ़ से भरी शाम और मैं। सूरज के डूबते ही वहाँ से हट जाता। चाय का मग भी खाली हो चुका होता और मेरी थकान भी किसी हद तक कम हो चुकी होती। यूं ही शबो रोज़ गुजर रहे थे, या मैं शायद गुजर रहा था। जब बिजनेस घर का हो तो सबसे छोटे बेटे के लाड ही अलग होते हैं, और फिर अगर बेटा होनहार तो हो तो लाड 4 गुना बढ़ जाते हैं। लायक फायक तालिब इल्म था मैं, माँ बाप का फरमाबरदार भी था, कोई बुरी लत भी नहीं थी। तो ऐसे में मनमानियों का मौका मिल जाता है। उन दिनों पढ़ाई, घूमने फिरने और मौज मस्ती के अलावा मेरी कोई सरगर्मी ना थी। मुझ पर बज़ाहिर कोई जिम्मेदारी ना थी। मुझे सियाहत का शौक़ था, निसाबी सरगर्मियों के अलावा। सॉरी, मेरा पे भी गला ख़राब है। निसाबी सरगर्मियों के अलावा जब भी वक्त मिलता मैं दुनिया को खोजने निकल जाता। नए नए लोगों से मिलना, उनकी आदत और इतवार को जानना, उनके रहन सहन का मुआवजा करना मुझ पर जैसे एक जुनून सवार था। बहुत कम वक्त होता था जब मैं घर पे पाया जाता। फैमिली को वक्त देना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। पढ़ाई ख़त्म होते ही मुझ पर दुनिया की सैर का भूत सवार होने लगा। अब मैं करीबी इलाके के बजाय दूर दराज इलाकों में जाने लगा था। अपने ही वतन के शुमाली इलाका जात जैसे नरान, कगान, कश्मीर, झील, सैफ अल मुलूक, सवात, गिलगित। खून को मंजमद करती सर्दी के मज़े लेना और दोनों हाथ में चाय के बड़े से मग को दबोच कर खिड़की के सामने खड़े होकर शाम के मंजर का लुत्फ़ लेना जैसे मेरा महबूब मुश्किल था। मेरे जुनून का आगाज़ अपने ही मुल्क से हुआ था। इन दिनों मेरा जुनून भी
जवान था और मेरा खून भी पुरजोश। 6 महीने के दौरे के बाद मैं घर लौटा तो मम्मी पापा और बहन भाइयों से मेरा मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदे गए सबके तोहफ़े उनको देकर पिछले 6 महीने तक रब्ता ना रखने का गिला दूर कर दिया, लेकिन मम्मी राज़ी ना हुई। मैं अच्छा भला किसी चाको चौबंद घोड़े जैसा था। जाने क्यों मम्मी को मैं कमज़ोर लगा। खाना नहीं खाते थे क्या? मम्मी की ममता भरी आवाज़ पर मैं हंस दिया। मम्मी भला खाए बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है? मेरी हंसी को उन्होंने खुफकी भरी निगाहों से देखा तो मैंने उनके गिर्द बाहों को फैला दिया। चल हट पड़े। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती हैं। भाई कर लें तो उनके साथ कर लेती हैं, हम करें तो फिर कहती हैं कि गर्मी बहुत है, पीछे हो जाओ। चल हट परे। मम्मी ने मेरे बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर कहा तो मैं हंसने लगा। मम्मी का अंदाज उनके अल्फाज की 1% भी अक्कासी नहीं कर रहा था। मेरी हंसी पर वो भी मुस्कुरा दी। जल्दी घर आ जाया कर। मम्मी की ममता भरी इल्तिजा पल भर के लिए मुझे खामोश कर दिया। मम्मी ऐसा करें, मेरी शादी करवा दें। घर में वापस आने के लिए कोई अट्रैक्शन भी तो होनी चाहिए ना। मैं अपने असली शौक को शंग लहजे में बोला। यानी माँ बाप और बहन भाई में को तुम्हें कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती? उसी लम्हे नूर कमरे में दाखिल हुई। इखलाक के लिहाज से है तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए था कि नूर हम चारों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके लाख टोकने शोर मचाने पर के छोटे बहन भाई उसको आपी बाजी कहें, आप जनाब जैसे अलकाब से मुखातिब करें, हमारे कानों पर जूं तक ना रेंगी। और हम 50 लोगों के सामने भी धड़ल्ले से उसे नूर तुम यहाँ आओ, तुम ऐसे करो वगैरह वगैरह कहकर मुखातिब करते थे और उसकी कहर आलूद नज़रों को नज़रअंदाज करके उसे मज़ीद तैश दिलाते, लेकिन असर कोई ना लेते। माँ बाप और बहन भाइयों की बात नहीं कर रहा था। मैंने नूर की बात पर भुएं चुका कर देखा था। तुम ज़्यादा ही आवारागर्दी के शिदाई नहीं होते जा रहे? मेरी बात की वजाहत पर नूर ने हमेशा की तरह अपना बड़ापन झाड़ा। यही तो दिन है घूमने के, फिर कहाँ ये फुर्सतें। मैंने फिर शौक लहजे में कहा, ख्वाह की फजूल खर्चियाँ, खुद कमाओ तो ऐसे उड़ाओ। हाँ, वो हमेशा मुझे यूं सैर व सपाटों से रोके रखती थी। उसके ख्याल में मुझे अब वो जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए और वक्त फ़वक्त मम्मी और बाबा के कानों में भी ये बात डाला करती थी। कमा भी लूँगा, ऐसे भी क्या जल्दी है? मैंने उसे फिर चढ़ाया। शुक्र है तुम मेरी सास नहीं हो, नहीं तो जीना दोबर कर देती। उसके घूरने पर मैंने नाक मुँह चढ़ाकर उसे कहा, देखा मम्मी आपने? और हाँ से अंदाज में मम्मी से शिकायत करने लगी तो अपने अल्फाज पर मुझे हंसी आ गई। मम्मी इस नूरी को इसके वालिदैन को वापस कर दें। इसकी रोक टोक पर हम तीनों ढीठ बनकर कहते तो नूर की आंखों में आंसू आ जाते और फिर बस वो खताएं भी गिनवाई जाती जो हमने कभी की ही नहीं होती थी। मोहित बाबा, अब बड़ी बहन को सौतेली कहा जाएगा और आप दोनों खामोश रहेंगे। उसके एहतजाज बुलंद हुए तो मम्मी ने हमें डांट देती, लेकिन जो भी था नूर में हमारी जान थी, हमारी बहुत लाडली बहन, बहुत प्यारी और भी वो भी जानती थी कि फरहान, अंदलीब और समी उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन एक बात जो बाज़ औक़ात हमारे लिए नाकाबिले कबूल होती थी कि मम्मी और बाबा अक्सर फ़ैसलों में उनकी मर्ज़ी को बहुत अहमियत देते थे। फरहान नूर से छोटा था, फिर अंदलीब और फिर मैं यानी कि समी। फरहान बाबा के साथ बिज़नेस में लगा था। मेरे नाम का बिज़नेस भी सेट था, लेकिन देखभाल फरहान और बाबा की ज़िम्मे थी। अंदलीब पढ़ रही थी और मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। नूर ने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। उसके रिश्ते आने शुरू हो गए तो हमें जैसे एक बात मिल गई नूर को जज करने के लिए। जब तक उसको तंग करके रुला ना देते चैन ना आता और उस सब का अंजाम मम्मी की डांट होता। जब चली जाऊंगी ना तो लग पता जाएगा। भराई आवाज़ में नूर हमें अपनी अहमियत का एहसास दिलाती तो हम तीनों जो उसको तंग करते थे एकदम उसके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाते। माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके नूर से ही कुछ खाने के लिए बनवा कर फिर उसे तंग करने लगते। मेरी यूँ तो तीनों से दोस्ती थी, तीनों ने मेरे लाड उठाए थे, फिर भी नूर से मेरी एक ख़ास दोस्ती थी। मुझे लगता था समी कमाल को अगर कोई जानता है तो वो नूर है। जहाँ मैं उसे तंग करता था वहाँ मैं उससे बातें भी शेयर कर लिया करता था, यूनिवर्सिटी की, फ्रेंड्स की, लड़कियों की। कभी वो अच्छा मशवरा देती तो कभी धमकियाँ। मशवरों पर तो अमल करने की कोशिश करता और धमकियों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं कोई आशिक मिजाज लड़का ना था, मोहब्बतों वगैरह का असीर तो था। ख्वाब भी अपनी तरफ खींचते थे, लेकिन इस झंझट से अपने आप को दूरी पर रखा हुआ था। मेरे ख्याल में मोहब्बत फुल टाइम जॉब होती है जिसको मुकम्मल यकसुई और पूरी भरी जेब से निभाना पड़ता है। मेरे जैसा लाउबाली लड़का कभी अपनी इतनी संजीदगी से मोहब्बत को नहीं निभा सकता था। मैं तो मोहब्बत को पार्ट टाइम निभाने की भी अहलियत नहीं रखता था। ये छोटी मोटी कहानियाँ भी समी कमाल के बस की बात ना थी। अपने आप को मोहब्बत के मामले में मैंने नाअहल करार दे दिया था। यूँ भी मुझ पर मेरे अपने जुनून मुकम्मल तौर पर हावी थे, तो मैं मज़ीद किसी जुनून का बोझ ना उठा सकता था।
वैसे मैं कोई बोरिंग लड़का भी ना था। अपने महदूद हल्का अहबाब में मुझे अच्छी खासी अहमियत हासिल थी। मैं काफ़ी इन और डिमांडिंग करैक्टर था। बस मेरे जुनून अलग थे, मेरे शौक़ दूसरे थे। मेरी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी थी। मेरा इरादा अब वर्ल्ड टूर का था। मुझे किसी किस्म की इजाज़त की भी ज़रूरत ना थी और पैसों की भी कमी ना थी। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत था। बाबा और मम्मी ने भी ऐसी रोक टोक नहीं की थी जो हमें बगावत पर उकसाने लगती। उनका प्यार और लगाव हमें कहीं जाने ना देता। वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाते बनाते अचानक मैंने सोचा कि अगले 6 माह तक मैं बाबा की मदद करूँ, मम्मा की शिकायत दूर करूँगा, नूर और अंदलीब को खूब तंग करूँगा। मेरे इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी नूर को हुई थी। क्यों ना होती, उसको दरीना ख्वाहिश पूरी हुई थी। और फिर मैंने भी थोड़ी सी चालाकी दिखाकर सारी बात उस पर डाल दी। समी कमाल, तुम इतने फरमाबरदार तो नहीं हो। फिर ये अचानक की तब्दीली। नूर ने तशवीशनाक निगाहों को मुझ पर मरकूज़ किया। मैंने सोचा तुम बड़ी हो तो यकीनन ठीक ही कह रही होगी। तुम्हारी बात मान कर देख ली जाए, क्या पता फ़ायदा ही हो जाए। अपने अंदाज से उसको जज करना मुझे बहुत भाता था। समी कमाल, तुम बहुत अच्छे हो। वो कुछ कहते कहते रुकी तो मैंने उसके जुमला मुकम्मल किया, जिस पर वो पैर पटकती मम्मी के पास जा खड़ी हुई। मैंने बाबा और फरहान के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। चंद ही दिनों में मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जिम्मेदारियाँ निभाना वाकई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस वक्त अगर कोई मेरा हौसला बढ़ा रहा था तो वो मेरी बहनें ही थीं। उनके लाड प्यार में मैंने अब उन दोनों को तंग करने का इरादा तर्क करने का सोच लिया था। अभी मैं ऑफिस के वक्त की पाबंदी पर मुकम्मल तौर पर पाबंद ना हुआ था कि उस रोज़ शाम की चाय पर जब हम सब साथ थे तो मम्मी ने ऐलान कर दिया कि नूर का रिश्ता तय कर दिया है। मैंने एकदम नूर को देखा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरे पर शर्म और हया के रंगों का हसीन इम्तिजाज इस लम्हे मेरी बहुत प्यारी नूर को बहुत दिलकश बना रहा था। समी कमाल, क्या सांप सूंघ गया है? अंदलीम ने मेरे खोए हुए अंदाज पर हंस कर कहा। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, ना कोई मशवरा किया। माना मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन कमाल हाउस का फ़र्द तो हूँ ना। और अब तो मैंने बिजनेस भी संभाला हुआ है। न जाने क्यों मुझे गुस्सा आने लगा। दरअसल ये गुस्सा नहीं, नूर की रुखसती का मंजर एकदम ही मेरी आंखों के आगे लहराने लगा। दिल में अचानक इसके लिए बहुत सारा प्यार जागने लगा था, जिसको छुपाने के लिए मैंने माथे पर बल डाल लिए। यूँ भी मैं बरमला मोहब्बत का इजहार करने वालों में से ना था। मेरे लिए सब बहुत ख़ास थे और मैं जानता था कि सब ये बात जानते हैं, फिर मैं क्यों खामखा जताया करूं। मुझे एतराज़ नूर का रिश्ता तय होने पर नहीं, मुझे लाइलम रखने पर था। आखिर मैं भी तो नूर का भाई था, बेशक छोटा था, बेशक इतना जिम्मेदार ना था। क्या हुआ जो उससे लड़ाई करता था? घर वालों को मुझे मेरे हक से महरूम नहीं करना चाहिए था। अपने तासुरात छुपाने के चक्कर में बहुत सी मुनफी सोचें मुझ पर हावी होने लगीं। मेरी इस शिकायत पर सबने हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मैंने महसूस किया कि नूर मेरी इस शिकायत पर मुस्कुराने लगी थी। अगले लम्हे मैंने वहाँ से वॉकआउट करके सबको मज़ीद हैरान कर दिया। क्या हुआ? मेरे राजा भैया क्यों मुंह फूले बैठा है? मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब किसी से बात नहीं करूंगा। ये भी सोच लिया था कि अब नूर की शादी में शिरकत ही नहीं करूंगा। वर्ल्ड टूर का जो प्रोग्राम तरतीब दे रहा था उस पर अमल करने के लिए कमरे से वॉकआउट करते ही सोच लिया था। उन्हीं मनफी सोचों के ज़रिए असर मैंने न जाने क्या क्या सोचे जा रहा था कि नूर की मखसूस शाइस्ता आवाज़ पर मैंने रूठी निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए चलती मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने भी किसी बच्चे की तरह मज़ीद मुँह लटकाकर पहलू बदल कर रुख मोड़ लिया। तुम क्या समझते हो मैं ऐसे ही तुमसे मशवरा किए बिना शादी के लिए राज़ी हो जाऊंगी? नूर ने मेरे बालों को मुंतशिर करते हुए मुलायमत से पूछा। मैंने शिकायत भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। मम्मी ने सिर्फ एक बात की है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वो मेरी निगाहों का मफहूम समझकर वजाहत देने लगी थी, लेकिन उसकी निगाहें एकदम झुकी हुई थीं। लाखों बार कहा मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरे सामने अपनी शादी की बात करने पर नूर के शर्म से गुलनार चेहरे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया था। तुम सच कह रही हो ना? मैं जानते हुए भी कि वो इस वक्त सिर्फ मुझे बहला रही है, मेरे एतराज़ पर मुझे राज़ी करने आई है, जबकि हकीकत यही थी कि उसके और अमार भाई के रिश्ते पर सब मुत्तफिक थे। उसने इस बात में सर हिलाया तो मैंने भी एक बेज़र सी ज़िद छोड़ दी और अगले ही पल वापस अपनी ढीठ जून में लौट आया और नूर को तंग करने लगा। मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, लेने आएंगे दूल्हे राजा। मैं बाकायदा भंगड़ा डालते हुए नूर के गिर्द घूमने लगा। मेरे गानों की आवाज़ सुनकर अंदलीब और फरहान भी आ गए थे और फिर जो धमाल मची के आखिर में मम्मी और बाबा ने हम सब की बैंड बजा दी। इन दिनों मेरे शब रोज़ एक मखसूस जगह पर नहायत सबक रफ्तारी से गुजर रहे थे। ज़िंदगी में कोई हलचल ना थी। अपने शौक़ भी मैंने पसे पुश डाल कर ऑफिस और घरेलू ज़िंदगी गुजारने लगा था। मुझ जैसे लाओ बाली हिमा वक्त हंगामों का शिदाई लड़का इन दिनों एक टिपिकल रूटीन में घर के शदीद किस्म की बोरियत का शिकार हो रहा था। तबीयत में एक ठहराव सा आ गया था। ऑफिस में सुबह से शाम काम करने के अलावा मेरा कोई मशागिल ना था।
ज़िंदगी यूँ तो मेरे हक़ में थी, कोई तंगी ना थी, लेकिन मैं बोर होने लगा था, इस रूटीन से झुंझलाने लगा था। उन्हीं दिनों में नूर की शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं तो कमाल हाउस में भी ज़रा हलचल मचने लगी और मुझे भी अपनी बोरिंग सुबह शाम में ज़रा सा हल्का हल्ला गुल्ला मचता महसूस हुआ। हम कभी रुखसती के दुखी गीत गाने लगते तो कभी मस्ती भरे गानों से नूर को तंग करने लगते। घर की पहली शादी थी और यूँ भी लड़की शादी रौनक ही अलग होती है। अंदलीब और नूर के बाज़ारों के चक्कर में ज़्यादातर मेरी ही शामत आई रहती। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं ही सबको निकम्मे कामों के लिए क्यों नजर आता हूँ। मैं अभी भी ऑफिस से लौटा था, अभी ठीक से फ्रेश भी ना हुआ था कि नूर आदम की, समी प्लीज़ ले चलो ना, देखो फिर कब मैं तुम्हें कोई काम कह सकूँगी। वो भी बड़ी तेज़ थी, फट से ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। कहाँ जाना है अब? उसकी मुस्किन शक्ल को गैर आलूदा नज़रों से देखकर मैंने पूछा। समी वो दरअसल देखो, मैं पार्किंग में गाड़ी रोकूंगा और कोई बैग भी नहीं उठाऊंगा। अंदलीब कुछ बोलने ही वाली थी, मैंने पहले ही वार्निंग दे दी। हफ्ते भर से शॉपिंग के दौरान अपनी दुर्गत बनते देख चुका था, इसलिए पहले से तय करने लगा था। हम शॉपिंग करने नहीं जा रहे समी। कमाल, नूर मेरा पूरा नाम भी बुलाती थी जब उसे मेरी कोई बात बुरी लगती थी और अक्सर वो मेरा पूरा नाम ही बुलाती रहती थी, इसलिए मुझे अब हैरत नहीं होती थी। तो कहाँ जाना है? मेरी हैरत बजा थी। हमने मेहंदी वाले का पता करना है, अंदलीब ने जवाब दिया। हैं, मेहंदी वाली का पता करने? मुझे वाकई हैरानी हुई थी। समी कमाल, नूर ने दांत पीसकर मेरे हैरत ज़दा चेहरे को देखा। तुम इतने नासमझ लगते तो नहीं समी कमाल। नूर ने चादर को अच्छी तरह ओढ़कर तंजन कहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मेहंदी वाली का कहाँ से पता करना है? वहीं तो पूछा है, मैंने नागवारी से कहा। फरहान ने बताया है, नूर की शादी पर जो मेहंदी लगाएगी उसकी तरफ जाना है। अंदलीब ने खशमगीन निगाहें मुझ पर मरकूज करके बताया। तो पता करने की क्या बात है, जिस पार्लर से तैयार होगी वहाँ से मेहंदी भी लगवा लेती। मैंने सच होकर कहा। इसमें ये लड़की बहुत मशहूर है, इसकी मेहंदी बहुत अनोखी होती है। अंदलीब ने मुझे बताया। अनोखी कैसे? अब क्या वो खुद मेहंदी बनाकर लगाएगी? मैंने मुस्खरे अंदाज में तब कर कहा। हाँ समी कमाल ऐसा ही है। अब के नूर बोली। यार एक तो तुम मुझे समी कमाल कहना बंद करो। अब ऐसे भी क्या कि समी कमाल हमें कमाल के जा रही हो? मैंने गुस्सेले लहजे में कहा तो नूर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गई। उसकी मेहंदी खुद बनाने वाली इत्तला मेरे लिए नहीं थी तो मेरा चौंक जाना भी लाजमी था। हाँ वाकई, और अब मेहरबानी फरमा कर चलो ताकि बर वक्त उसके साथ वक्त तय कर लूँ। ये ना हो ऐन वक्त पर वो मसरूफ़ हो। नूर ने मज़ीद कोई वजाहत देने के बजाय जल्दी जल्दी जाने का शोर मचा दिया तो चारों नचार मुझे उनके हमरा रवाना होना पड़ा। गली में ईंटें लगी थी, दरमियान में एक नाली बनी हुई थी जहाँ इर्द गिर्द के सारे घरों का गंदा पानी यकीनन हर वक्त बहता रहता था। गली में इतनी जगह ना थी कि गाड़ी आगे जाती। मैंने गाड़ी को गली के नुक्कड़ पर पार्क किया। सोचा था कि नूर और अंदलीब के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तो शाम का वक्त था, दूसरा इलाका मेरे लिए नया था, इसलिए गाड़ी पार्क करके मैं उन दोनों के हमरा चल पड़ा। खानम होंगी बसीदा दरो दीवार की वो एक आम सी चादरवारी थी। लकड़ी के गेट पर लटके जंजीर को पकड़कर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाला एक लड़का था। मेरे लिए पहली हैरत की बात तो खानम नाम थी और फिर ये जगह। घर ऐसा ना था कि लगता कि कोई मशहूर हस्ती यहाँ रह सकती है। आप कौन हैं? इस लड़के ने उन दोनों को बगौर देखा। मुझे भी देखकर तशवीशनाक लहजे में पूछने लगा। खानम को बुला दें, हमने उनसे बात करनी है। नूर ने ज़रा रोबदार आवाज़ में कहा तो वो लड़का बिना कुछ के अंदर चला गया। मेरे माथे के बल मजीद गहरे हुए थे। नूर ने पलट कर मुझे देखा और आंखों ही आंखों में मुझे तसल्ली दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुख मोड़े खड़ा था, एक अजनबी नस्वानी आवाज़ पर एकदम पलटा। वालेकुम अस्सलाम, नूर ने जवाब दिया, जबकि अंदलीब ने फ़कत सर हिलाया था। एक बड़ी सी मुख्तलिफ रंगों की चादर में सर था पैर लिपटी उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो मैं जो टकटकी बांधे उसे देखे जा रहा था हड़बड़ाकर निगाहें फेर ली। आप कौन हैं? उसने मदम आवाज़ में पूछा। हमने मेहंदी के लिए बुकिंग करवानी है। अंदलीब ने अगले लम्हे अपने आने का मकसद बयान किया। क्या आप ही हैं खानम? नूर यकीनन उसकी सूरत से अनजान थी। उसने बाद में सर हिलाया तो मैंने देखा दहान पानसी लड़की और इतना भारी भरकम नाम, और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात कि वो मशहूर भी थी, जबकि हुलिया से तो वह नहायत आम से भी आम लग रही थी। शादी कब है? वो बहुत मुख्तसर सी बात कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था कि उसके झिझक की वजह मेरी वहाँ मौजूदगी है। एकदम मुझे एहसास हुआ उसमें तो इखलाक नामी कोई चीज़ ना थी। भला कोई यूँ दरवाजे में खड़े होकर इतनी अहम बात करता है? नूर और अंदलीब उसे सारी तफसील से आगाह करने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट तक हम वहाँ दरवाजे पर यूँ ही खड़े रहे। नूर ने उसे सारी तफसीलात से आगाह किया और वक्त वगैरह मुकर्रर करके वहाँ से रुखसत हो गए। उसका रवैया इंतहाई गैर अखलाकी था। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने नागवारियत ख़यालात का इजहार किया। क्यों?
तुम क्या उम्मीद लगा कर आए थे कि वहाँ तुम्हारी खातर तवाज़ा की जाएगी? इंदलीब ने भुआं सुकेड़ कर मुझे देखा था। खातिर मदारत ना सही, लेकिन कुछ तो अखलाकियात निभानी चाहिए थी ना। मैं अपनी बात पर डटा हुआ था। उसे इजाज़त नहीं है, इसलिए उसने हमें अंदर नहीं बुलाया। वो कहीं भी अकेली नहीं जाती, उसकी माँ हमेशा साथ रहती है। नूर ने मेरी बात का जवाब दिया तो मैंने अछूती नज़रों से उसे देखा। पहली नज़र में ही राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए, दूसरों के हालात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। नूर ने हमेशा की तरह फ़लसफ़ा झाड़ा तो मैंने अब खामोश हो जाने में ही आफियत जानी। और हाँ समी, खानम को पिक एंड ड्रॉप हमने करना है, तो चंद दिन तक हाँ तुम्हें और इंदलीब को आना पड़ेगा। मैं गाड़ी चला रहा था कि नूर के नए हुक्म पर मैं बिलबिला कर आ गया, लेकिन इनकार ना कर सका। अच्छा, फरमादारी की इंतहा पर नूर ने छुट्टी निगाहों से देखा, लेकिन मैं स्पार्ट तसरात के साथ ड्राइविंग करता रहा। बहरहाल हम वहाँ से रवाना होकर घर आ चुके थे। इंदलीब और नूर अपने अपने कामों में मसरूफ़ होने लगी थी। मैं भी अपनी रूटीन में मसरूफ़ होने लगा। मैंने ये भी सोच रखा था कि नूर की शादी से फारिग होते ही कुछ अरसे तक के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने अधूरे जुनून को पूरा करूँगा। आजकल वैसे भी दिन बेहद मसरूफ़ थे। ऑफिस में चंद तब्दीलियों के बायस दिन भर सर खुजाने की फुर्सत ना मिलती थी, और फिर नूर की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। इस रोज़ मैं दोपहर को घर आ गया था। 2 दिन उसे मुकम्मल आराम मैसर ना था। 1-2 दिन नूर की शादी की तकरीबात भी शुरू होने वाली थी। मैं कुछ देर सुकून से सोना चाहता था, तो मैं अपने कमरे में लेट गया। मेरी शुरू से आदत थी, मैं सोने से पहले कमरे का दरवाज़ा भी लॉक नहीं करता था। कहीं भी होता मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही होता। अजीब सा एक वहमा था कि ऐसे ही सोए हुए अचानक मेरी मौत हो गई तो अगर दरवाज़ा बंद हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेटते ही मुझे पर गनुद की तारी होने लगी, जो इस बात की कमाज थी कि थकान अपनी आखिरी हदों को छू रही है। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन न जाने क्यों जहन में एक हलचल सी मची हुई थी। लाशूर में कुछ था जो जहन को जगाए रखे हुए था। मैंने जहन को झटका देकर सुलाना चाहा। ये बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि चंद हस्ती चूड़ियों की छिनकारने सोए जहन को फिर से बेदार किया। आप इधर ही रुके, मैं कमरे में देख कर आती हूँ। यह आवाज़ इंदलीब की सी थी। मैंने गहरी सांस ले ली और फिर सोने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि अजीब सी खुशबू ने मुझे फिर जगा दिया। इंदलीब और नूर की मध्यम आवाज़ें जो मेरे कमरे के खुले दरवाजे की बदौलत मुझ तक पहुंच रही थीं। यूँ कहना गलत ना होगा कि उनकी मध्यम बातों और हंसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, और मैं हैरान भी था कि ये महक कैसी है। मैंने तकिए से चेहरे को ढांप कर फिर सोने की कोशिश की, लेकिन वो खुशबू इतनी तेज़ थी कि तकिए से भी मेरे नाक तक पहुंच रही थी। मैंने झुंझला कर तकिए को दूर फेंका और उठकर बाहर निकला। पाँव में स्लीपर्स पहनकर पैर घसीटता बाहर निकला और बिना सोचे जाराना अंदाज से साथ वाले कमरे में जहाँ इंदलीब और नूर थी दाखिल हो गया। कुछ खुदा का खौफ है कि नहीं, जानते भी हो कि मैं सो रहा हूँ, फिर भी बक 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 किए जा रही हो, और ऐसी क्या खुशी मिली कि हंसी नहीं रुक रही है। खिलाफ मामूल में इंतहाई बदमिजाजी से उन्हें तनबीह करने लगा। समी कमाल, हस्बे मामूल नूर की आवाज़ आई। इखलाकियात कहाँ रखाए हो? बखैर आलूदा निगाहों में मुझ पर मरकूज़ किए पूछने लगी। मैंने आबरू झुकाकर उसे देखा तो एकदम मेरी नज़रें उसके पीछे बैठी इस चादर में मलबूस खानम पर पड़ी। ओहो, तो ये यहाँ आ चुकी हैं। उसे तो मुझे लेने जाना था, लेकिन नूर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने जहन पर जोर डाला कि कहीं मेरे जहन से निकल ना गया हो। जब यकीन हो गया कि मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की तो पुरसकून सांस खारिज की। यकीन उसके सामने नूर को मेरा तलख रवैया ग्रां गुजरा था। तभी आस्तीन चढ़ाए मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने उसे देखा। वो नज़रें झुकाए अपने सामने रखी परात में बेशुमार पत्तों को सेट कर रही थी। कमरे में पहले खुशबू बहुत मशहूर कुन थी। पूरा कमरा उन पत्तों की महक से मुअत्तर था। एक तरफ कुर्सी पर बैठी औरत यकीनन उसकी माँ होगी। मैंने सवालिया नज़रों से उसे नूर को देखा, जो मुझे यूँ से घूरने पर आग बगोला हुई जा रही थी। ये घास खाती है क्या? मुझे शरारत सूझी। समीज कमाल, नूर दांत पीस कर बोली। ये मेहंदी के पत्ते हैं खानम की यही खुसूसियत है कि ये मेहंदी खुद बनाकर लाती है। नूर ने उसके सामने रखे हुए पत्तों की हकीकत बताई तो मैं जो खुद मेहंदी बनाकर लगाती है को महज एक अफवाह समझ रहा था। हकीकतन हैरान रह गया। मैंने देखा उसके पास एक बहुत खूबसूरत बोरी नुमा बैग रखा हुआ था, जिस पर हाथों से बहुत खूबसूरत बैल बूटियाँ बनी हुई थी। बोरी नुमा बैग पर बने पत्तों का डिज़ाइन मेहंदी के पत्तों का था। फूलों का रंग गहरा और सब्ज और सुर्ख रंग को मिलाकर सजाया गया था। उस बैग में मेहंदी के बहुत से पत्ते पड़े थे। वो मेहंदी के पत्तों को निकालकर उनको अर्क के गुलाब से साफ कर रही थी। पूरे कमरे में इस कदर प्यारी और अनोखी महकार थी कि वहाँ से निकलने का जी ही नहीं चाह रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी नहवियत से खानम कुछ झिझक का शिकार हो रही है। न जाने क्यों मुझे ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। मेरी नज़रें अब मेहंदी के पत्तों पर नहीं, खानम के चेहरे के गिर्द मंडला रही थी। क्या इसे मुझे पिक करना था? बिला इरादा ही मैंने नूर से दरियाफ्त किया। हाँ, करना तो था, लेकिन खानम का मैसेज आया कि वो खुद आ जाया करेगी, लेकिन शायद वापस घर उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। वैसे कितना अर्सा लगेगा इस मेहंदी बना कर लगाने में?
मैंने शरारत भरी नज़र से नूर को देखकर संजीदगा लहजे में पूछा। उसका अपना कोई तरीक़ाकार है जो 7 दिन पहले शुरू होता है। नूर ने मेरे तंज़िया तासुरात पर घूर कर कहा, समी कमाल तुम जाओ अब। काफ़ी देर के बाद नूर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। उसकी तनबीह पर मुझे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। जाते जाते भी मैंने एक नज़र खानम पर डाली। नहीं, वो कोई मारवाई हुस्न की मालिक ना थी, लेकिन उसमें एक मावराई कशिश ज़रूर थी। बहरहाल मैं वहाँ से चला गया। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई भी हसीन नहीं होता, ये तो देखने वाली नज़र होती है जो अगले बंदे को हसीन कर देती है। कोई ऐसा शख्स होता है कि जो किसी की नज़र में आम सा होता है और वही शख्स किसी की नज़र में ख़ास होता है। सॉरी, आगे नावल पढ़ते हैं। और फिर नूर की शादी के हंगामे रोज़ बरोज़ ज़्यादा होने लगे। मैं खानम को एक औरत के साथ अपने घर अक्सर देखने लगा। उससे बात की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वो दुल्हन को मेहंदी लगाने का जैसे पूरा कोर्स करती थी। 7 दिन पहले उसका काम शुरू हो गया था। नूर को 7 दिन तक कोई काम नहीं करना था। सुबह और शाम खानम खुद आकर उसके हाथों और पाँव को फ़कत अर्क गुलाब से धोकर वैसलीन लगाती थी। खानम के अनोखे तरीक़ेकार पर मेरी हैरतों में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। एक बड़ी सी चादर उसने लपेट रखी थी। आम सहूलिया में मलबूस खाना में अपने आप में बहुत ख़ास लग रही थी। कमरे के दरमियान में बहुत वसी खूबसूरत दरी जो खानम साथ लाई हुई थी को बिछाकर उसने अपना सारा सामान उस पर रखा हुआ था। आज की रस्म सिर्फ़ और सिर्फ खानम की तख्लीक करदा रस्म थी। मेहमान औरतों की तैयारी देखने लायक थी। मेकअप, ज्वेलरी, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस सारी मेहमान ख़वातीन अपनी इमारत का मुँह बोलता सबूत पेश कर रही थी। उनके अंदर में एक गुरूर था। नूर और अंदलिक की अहमियत नुमाया थी और क्यों ना होती, आखिर वो कमाल हाउस की बेटियाँ थीं। आज उसका मेहंदी बनाने का दिन था। अब उसे 7 सुहागन औरतें दरकार थीं जिनके हाथों पर मेहंदी के पत्ते रखकर फिर उन पत्तों से दुल्हन की मेहंदी तैयार की जाती। मेहमानों में 7 सुहागनों को ढूंढने में उसे कोई मुश्किल पेश न आई। इस गुलाब के अर्क में अपने अपने हाथ धो लें, लेकिन हाथों को साफ नहीं करना है। खानम ने एक परात में अर्क गुलाब डालकर सबको कहा तो खानम के इर्द गिर्द जमा इन सारी औरतों ने उसकी हदायत पर अमल किया। दायां हाथ आगे करें, उसने कहा तो सब औरतों ने वही किया जो उसने कहा। उसने मेहंदी के पत्तों को उन औरतों के अर्क गुलाब से तर हाथों पर रखा शुरू किया। पत्तों को उठाते हुए चंद पत्ते नीचे गिरे तो खानम ने उनको उठा कर बजाय उनके हाथ पर रखने के एक दूसरे बैग में डाल दिया। कोई भी पत्ता नीचे से उठाकर सागनों के हाथ पर ना रखना। उसके कानों में नानी अम्मा की आवाज़ गूंजी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। वो एक बार फिर गुलाब का अर्क उन पत्तों पर छिड़कने लगी। उसका ये सारा तरीका कार इतना नॉर्मल नहीं था कि आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता। मैं अपने सारे काम छोड़कर कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा होकर देखने लगा। फिर उसने उन औरतों के हाथों पर से मेहंदी के पत्ते उठाकर एक तरतीब से रखे एक कोने में रखी कुर्सी पर उसकी माँ बैठी थी। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो उनके अंदाज में मुझे एक बेचैनी सी नज़र आई। वह बार बार खानम की तरफ देख रही थी और कोशिश कर रही थी कि खानम उनकी तरफ मुतवज्जा हो, लेकिन खानम अपने काम में मगन थी। वो छोटे संगे मरमर के पत्थर रखे थे और ऊपर वाले पत्थर के दरमियान एक बड़ा सा सुराख था और एक तरफ डंडा लगा हुआ था जहाँ से पकड़कर उसको घुमाया जाता था। नूर को लगाने वाली मेहंदी के पत्तों को खानम पत्थरों के दरमियान बने सुराख में डालने लगी। अर्क गुलाब में से तर मेहंदी के पत्तों को उसने पीसना शुरू किया तो हर तरफ खुशबू फैल गई। वो दोनों हाथों से उस हैंडल से पत्थर को घुमाने लगी थी। वो सब इन्हें मार्क्स से देख रहे थे। इतने भारी पत्थर एक दान पान नरम नाजुक दोशीज़ा के लिए घुमाना ही कहना एक कठिन काम ही था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर ना था। एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किए हुआ था। मेरा जी चाहा मैं आगे बढ़कर उसकी मदद कर दूं, मेहंदी की खुशबू को पास होकर महसूस करूं। अपने इस ख्याल ने मुझे एक राहत का एहसास दिलाया था। दिल में एक अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। मुसलसल पीसने से मेहंदी का पेस्ट तैयार हो रहा था और यही तो मेहंदी थी। खानम ने अपने बैग से एक चम्मच निकाला और चांदी का चमकता चम्मच जिसके सिरे पर मोर की रंगीन पर आवेज़ा थे एक गहरे सुर्ख रंग की प्लेट निकालकर चम्मच से तैयार होने वाली मेहंदी का लेप प्लेट में डालने लगी और अपनी पोरों को अर्क गुलाब में हल्का सा गीला करके एक बार फिर मेहंदी के पेस्ट पर छींटे मारे और बाकी के पत्तों को मज़ीद मेहंदी बनाने के लिए संगे मरमर के पत्थर पर बने हल्के सुराख में डालने लगी। मेरी सरसरी नज़रों में एकदम ही बहुत सारे रंगीन सितारे झलमिलाने लगे थे। मेरी निगाहें उस पर थी। खानम ने माँ को देखा तो माँ ने इशारे से उसे पास बुलाया तो आधे पीसे मेहंदी के पत्तों को वहीं छोड़कर उठकर माँ के पास गई। उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सीले तासुरात और खानम का खामोशी से उसे देखना मुझे बहुत खटका था। क्या बात हो सकती है? और न जाने क्यों मुझे उसकी माँ की गुस्सीली नज़रें अच्छी नहीं लग रही थीं। मैं मन ही मन भरम हुआ और क्या सराइयाँ भी शुरू की। समी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नूर की नज़र मुझ पर पड़ी तो नागवारी से मुझे देखकर पूछने लगी। कुछ खास नहीं, बस देख रहा था कि मेहंदी कैसे बनती है, मैंने बेपरवाही से कहा।
क्या तुम खानम और उसकी माँ को ड्रॉप कर सकते हो? नूर ने मसरूफ़ अंदाज में मदद तलब नज़रों से मुझे देखा। मेरी नज़र खानम पर पड़ी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। एक दो काम है, क्या वो इंतज़ार कर सकती हैं? मुझे लगा कि अगर मैंने एकदम हमें भर ली तो कहीं मेरी दुआ कबूल होने की खुशी पकड़ी ना जाए। हमेशा ऐसे होता है, जो चीज़ होने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, वो फिर रुक जाती है। मुझे तो खुद होता है कि जो जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, मुझे दिल ही दिल डर होता है कि ये ख़राब ना हो जाए, और एंड पे होता है ऐसे ही, वो रुक जाती है। नहीं, इंतज़ार नहीं कर सकते, हम खुद चले गए। खानम ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। मैंने देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर थी। चलो मैं छोड़ दूँगा, आप आएँ, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। मुबादा नूर किसी और को कहना ही कह दे। मैंने यकदम कहा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा और मैं खुश था कि मुझे इससे बात का मौका मिल जाएगा। मेरा नाम समी कमाल है और मैं नूर का छोटा भाई हूँ। बिज़नेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ है और आजकल मेहंदी में दिलचस्पी हो रही है। गाड़ी में बैठते ही उससे पहले कि ये सफ़र तमाम हो जाता, मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया और अपना तारुफ करा दिया और आखिर में हल्का सा मजाक भी किया, जिस पर खानिद धीरे से मुस्कुराई। मेरा जी चाहा कि कह दूँ और मेहंदी लगाने वाली में भी दिलचस्पी हो रही है, लेकिन ये मजाक नहीं था, इसलिए मैं सोच कर ही रह गया। मेहंदी से इश्क मुझे विरासत में मिला है। मेरे घर में मेहंदी का पौधा मेरी मोहब्बत है। मैं अपने लफ्ज़ों को जोड़ ही थी। मेहंदी से इश्क मुझे विरासत में मिला है। मेरे घर में मेहंदी का पौधा मेरी मोहब्बत है। मैं अपने लफ्ज़ों को जोड़ ही रहा था कि खानम बोली। शायद वो जान गई थी कि मैं उसके ऐसे मेहंदी लगाने के बारे में जानना चाहता हूँ। एक अनोखा इश्क और लाजवाब मोहब्बत। मैंने बेख्तियार सराहा। गाड़ी की पिछली सीट पर वो उसी अंदाज से बैठी थी कि बैक व्यू मिरर में उसका अक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसकी कलाई की चंद चूड़ियों की खनक से मुझे महसूस हुआ था कि उसे ये अल्फाज अच्छे लगे हैं। मेरी नानी अम्मा मेहंदी लगाया करती थी, ये खालिस मेहंदी है। मुझे मोह महसूस हुआ। उसने अपने पोरों पर मेहंदी के रंग को देखकर मुझे मेहंदी से बड़ी मोहब्बत के बारे में बताया। घर में लगा पौधा मेरी नानी अम्मी का है, उनकी मोहब्बत की निशानी। वो आस्तगी से हंसी थी। मेहंदी सुन्नत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी को पसंद फरमाया। मेहंदी औरत का गहना है, औरत की पहचान है। खानम के लहजे में मेहंदी से इश्क की झलक नुमाया थी। आपकी सारी कार्रवाई, मेरा मतलब है कि मेहंदी बनाने के अमल में 7 का हिस्सा कसरत से गिना जा रहा था। ऐसा क्यों? काफ़ी देर से मैं चलते सवाल को बिल आखिर मैंने पूछ ही लिया। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ताक हिस्से अच्छी शुगुन की अलामत है। मुस्कुराते लहजे में उसने बताया। तो 7 का हिस्सा ही क्यों? मैं किसी भी तरह से उसे बातें करते रहना चाहता था। दुल्हन के श्रृंगार में मेहंदी की बहुत अहमियत है। मेहंदी के बगैर दुल्हन बहुत फीकी लगती है। इस फीकेपन को दूर करने में शादी ब्याह के शुगल में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। लोग तंग पड़ जाते हैं। सब जल्दी जल्दी हो जाए तो भी बहुत अफरा तफरी मची रहती है, कोई लुत्फ नहीं ले सकता। 7 ऐसा नंबर है जो हर लिहाज से काबिल कबूल है। और नानी अम्मा ने कहा था मेहंदी लगाने में बहुत अफरा तफरी नाम चनाना, इतनी देर लगाना कि मेहंदी ही सूख जाए। वो धीरे से हंसी थी। दुल्हन की मेहंदी मोहब्बत से लगाकर उसकी ज़िंदगी में रंग भरना, उसे खुशी देना, बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुस्कुराते और कुछ पुरजोश लहजे में खानम ने मुझे बताया तो हकीकतन उससे ये सारी तफसील सुनना मुझे अच्छा लगा था। मैंने इस बात में सर हिलाया। मुझे मेरा काम इश्क की हद तक पसंद है। मेरे कहने से पहले ही उसने मज़ीद बताया और उसके अंदाज जुनूनी तरीक़ाकार और नमाक से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसे का इश्क सच्चा है। महसूस हो रहा था कि मेहंदी का जिक्र करना उसे खुशी से दो चार कर रहा है। ज़रा तेज़ गाड़ी चलाओ। मैं मज़ीद कुछ पूछने का सोच ही रहा था कि उसकी माँ की आवाज़ भरी उभरी जो अच्छी खासी झुंझलाई हुई थी। उसने पूरियों की किताब के सफ़े हलचल मचा दी और मैं जान गया था कि उसने अपना हाथ माँ के घुटने पर रखकर उसे हौसला दिया था। घर क्यों जल्दी जाना है? मैं ये तवक्की ही नहीं पूछ रहा चाहता था। न जाने क्यों मैं पूछने लगा। अब घर आ गए तो शोर करेंगे, खानम ने सर झुकाकर कहा। मैंने बैक व्यू मिरर में देखकर उसे देखना चाहा, लेकिन वो सर झुकाए बैठी थी। कुछ देर पहले वाली खुशी उसके अंदाज में अब मदम पड़ चुकी थी। ये लो, ये अब्बा को देना, वो फिर डांटेंगे नहीं। मैं अपना वॉलेट हमेशा अपने साथ रखता था। ड्राइविंग करते मैंने अपने वॉलेट से 2000 रुपये निकाल कर उसकी जाने बढ़ाए। मैं इस मुश्किलों से बचाना चाहता था। मुख्तसर ये कि सफ़र के दौरान पहली बार उसने सर उठाकर मुझे देखा था। मैं जो पहले ही शीशे में उसका अक्स को खोज रहा था, उसके देखने पर चौंक गया। उसकी निगाहों में शिकायत भी थी और तशक्कुर भी। एक भी लफ्ज़ कहे बिना उसने 2000 ले लिए और फिर से ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे इतनी तसल्ली हो गया कि मौका मिलते ही उससे दोस्ती हो जाएगी। उन दोनों को गली के नुक्कड़ पर उतार कर मैं जब तक वो नज़र आती रही वहीं रुका रहा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी बेजनबी से बेतकल्लुफ़ होने की? अम्मा की गैर आलूदा नज़रों के साथ अदा किए गए अल्फाज मेरे लिए तकलीफ़दार थे, लेकिन मैंने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की रखी।
मुझे महसूस होता था कि मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मुझे बिना किसी झुंझलाहट या सख्ती से निभाना है। जिन दिनों मैं मेहंदी के फंक्शन पर काम कर रही होती हूँ मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, मैं उदास नहीं होती हूँ, मैं किसी बात से बेजार नहीं होती। मैं मेहंदी के रंग को मोहब्बत और बर्दाश्त से सजाना चाहती हूँ। दुल्हन के हाथों पर बनाई गई बेलों बूटियों को मुस्कुराहटों से सींचना चाहती हूँ। फिर गोया हुई अब्बा हूँ या अपने अब्बा को कुछ ना बताना। मेरी खामोशी पर अम्मा की बात भी अजीब ही थी। मैंने सरदा भरी ज़िंदगी। अब्बा ही 2000। घर में दाखिल होते ही मैंने मुट्ठी में दबे 2000 नोट अब्बा की तरफ बढ़ाए तो अब्बा जो को बकौल बहुत गुस्से में थे। जल्दी आओ ने झटपट लिए और कुछ भी कहने का इरादा मुलतवी कर दिया तो मैं बेख्तियार समीम आदत कमाल की मशकूर हो रही थी। तेरा दिमाग चल गया है क्या? मैं कमरे में दाखिल हुई। अभी अपनी चादर को ढीला ही किया था कि अम्मा वार्द हुई। उनकी शोला बयान लहजे पर मैंने मुतजिब नज़रों से उन्हें देखा। मैंने तुम्हारे लिए अब्बा को क्यों दे देने की? मैंने ना नजर आई तुझे? अम्मा ने इंतहाई शफाकी से कहा। अम्मा अभी और भी पैसे मिलेंगे तो वो आप ले लेना। अपने लहजे की उकताहट को मुस्कुराहट में लपेट कर मैं बशाश लहजे में बोली। अम्मा ने नखुवत से कहा। और कल तुझे अकेले जाना पड़ेगा। मैं नौकरानी नहीं लगी तेरी जो हर जगह तेरे साथ साथ मंडलाती फिरूं। अम्मा के लहजे अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था और मैं ये भी जानती थी कि अम्मा का गुस्सा वक्ती है। ठीक है अम्मा। मैंने बजाय किसी बहस के अम्मा की बात की लाज रख ली तो अम्मा अब मुझे तफ्तीशी निगाहों से घूरने लगी। तो ऐसा कर ना पिट्टू को साथ ले जाना, अकेले ना जाना। मैंने बाहर कदम बढ़ाए और चंद लम्हों बाहर रुक कर पलट कर मुझे देखा और परवीन को साथ ले जाने का कह दिया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। परवीन मेरी छोटी बहन जो हमेशा स्कूल जाने के नाम से चिढ़ती थी 10 साल की थी और अम्मा की हर वक्त की डांट फटकार उसका नसीब थी। अम्मा की भी गलती नहीं थी। जिन दिनों घर में चूल्हा ना चले तो तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। अम्मा अब्बा और हम 3 बहन भाई हों की जिम्मेदारी थी। मैं सबसे बड़ी थी। उस लिहाज से मुझे ये एहसास दिलाया जाने लगा कि मेरी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। छोटी सी उम्र में मुझे बहुत सारे काम सिखा दिए गए थे। मैं नानी अम्मा की लाडली थी और उनके साथ वक्त भी ज़्यादा गुजारा करती थी। उनसे बहुत सी बातों को सीख लिया। नानी अम्मा बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत साबिर और शाकिर औरत थी जबकि अम्मा तो उनके बिल्कुल ही बरक्स थी। नानी अम्मा की आदत का 1% हिस्सा भी अम्मा ने नहीं अपनाया था लेकिन शायद अम्मा और नानी के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। वो मोहब्बतों में ख्वाबों में रहने वाली थी और अम्मा की कुछ हकीकत पसंद तबीयत की मालिक थी। नानी अम्मा का कुल एहसास मेहंदी का ये पौधा था जो नाना जान ने उन्हें तोहफे में दिया था। मोहब्बत के पहले तोहफे में नानी अम्मा की जान बचती थी। मुझे बहुत मुद्दत तक उन्होंने इसकी हिफाजत की थी। नानी अम्मा का कुल एहसास मेहंदी का ये पौधा था जो नाना जान ने उन्हें तोहफे में दिया था। मोहब्बत के पहले तोहफे में नानी जान की जान बचती थी। बहुत मुद्दत तक उन्होंने इसकी हिफाजत की थी। नानी अम्मा की ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इस पौधे के साथ जुड़ा था। बहुत सी यादें, बहुत सारा प्यार इस पौधे की जड़ों में छुपा हुआ था। कुछ अरसे बीमार रहने के बाद नानी अम्मा का इंतकाल हो गया था। उन्होंने लफ्ज़ों में कुछ ना कहा था लेकिन मुझसे मोहब्बत की इस निशानी की हिफाजत का ऐद नानी अम्मा ने खामोशी की ज़ुबान में ले लिया था। मुझे मेहंदी से मोहब्बत थी। इसकी खुशबू में मुझे नानी अम्मा की मोहब्बत की दास्तान नजर आती थी। खाने पुत्र, मोहब्बत की निशानी की हिफाजत करना ही मोहब्बत की मिरास है। पैसा सब कुछ नहीं होता। दिल में खुशी होनी चाहिए पुत्र, और खुशी मोहब्बत ही में ही है। इस मोहब्बत में जिसमें फ़कत चाहना ही शर्त है। किसी आसाइश का होना ना होना मोहब्बत का असूल नहीं है। नानी अम्मा की बातें मुझे अक्सर याद आती थी। समी कमाल कौन है मैं नहीं जानती थी लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है। महज चंद दिन की सरसरी मुलाकात और उसकी नज़रें मुझे एहसास दिला रही थी कि समीर कमाल का ताल्लुक भी मेहंदी के इस पौधे से है, मोहब्बत से है। मेरे ख्वाबों में समी कमाल का भी हिस्सा है। मुझे महसूस होने लगा था कि समी और खानम के दरमियान कोई ताल्लुक जन्म लेने लगा है। हमें भी लग रहा है। समी प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं घर में दाखिल हुआ तो अंतलीब की मिन्नत भरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। कहाँ हो तुम? मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आई। मैंने आवाज़ देकर पूछा, नूर के कमरे में हूँ, आ जाओ यहाँ। उसकी आवाज़ आते ही मैंने नूर के कमरे में कदम रखा। अंतलीब और नूर बैठी खानम की बिखरी ये सारी चीज़ें समेट रही थी। मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। उसकी खुशबू में मुझे खानम की खुशबू भी महसूस होने लगी थी। मैं जो नूर और अंतलीब के काम नहायत बेदिली से किया करता था, ये काम बहुत गर्मजोशी से करने लगा। तुम ये पुड़िया साइड पर रख दो, बाकी हम समेट रही हैं। नूर ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। उसका मुझे ना देखना मेरे लिए बेहतर था और ना वरना उससे मेरे चेहरे पर वो साफ देख पाती कि खानम दिल में आ चुकी है। मैंने बहुत मोहब्बत से एहतराम से खानम की सारी चीज़ों को देखा। इन संगमरमर के पत्थरों को घसीट कर साइड पर किया था और इस पल उनसे उठती महक ने एक बार फिर मुझे मुअत्तर किया था।
और फिर मैं अपनी दीगर मसरूफियात को पैसे पुष्ट डालकर अपनी सारी तवज्जो खानम की तरफ मबज़ूल करने लगा। अपनी ज़िंदगी के इस तग़य्युर पर मैं बहुत खुद हैरान था। शब व रोज़ में एक अनोखा सा लुत्फ़ महसूस होने लगा था, काम करने के दौरान भी और ख्वाबों में रहने लगा था। मैं समी कमाल इतनी जल्दी मुझे मोहब्बत हो गई थी, मैंने ये इतराफ़ करने में ज़रा देर न लगाई। खानम एक बार फिर हमारे घर आई हुई थी। 7 दिन मेहंदी लगाने में से सर्व किए और जाते हुए कमाल हाउस के समी कमाल को अपने हिसाब में जिक्र कर छोड़ गई थी। नूर के हाथों पर लगी मेहंदी खानम की मेहनत और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही थी। हर किसी ने तारीफ़ की। खानम और उसकी माँ को बहुत कुछ दिलाया गया था। खानम खुश थी, जबकि मैं वाकई बदल गया था। वो चली गई, उसे अब किसी और दुल्हन के हाथों को सजाना था, कहीं और किसी और की ज़िंदगी में मोहब्बत के रंगों को बिखेरना था। कुछ लोगों को भूल जाते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे शब व रोज़ भी बदल गए थे, कुछ नूर के चले जाने से और कुछ खानम के आकर भी ना आने से। यहाँ पे आना था, कुछ खानम के जाकर भी ना जाने से। नहीं, कुछ नूर के चले जाने से और कुछ खानम के आ जाने से। मुझे तो वहाँ से आना ही था, मेरा वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। समी कमाल तुम क्या थे, तुम क्या हो समी कमाल? तुम्हारी नज़रें तो मुझे रोक रही थी, लेकिन तुम समी कमाल तुमने मुझे ना रोका। तुम मुझे वापस आना ही था, मैं वहाँ रुक कर नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी की ये पहली दुल्हन थी जिसे मेहंदी लगाकर मैं खुद भी बदल गई थी। मैं सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में रंग बखेर रही थी। इस दुल्हन के बाद न जाने क्यों मेरे दिल में भी अरमान जागा, मोहब्बत की चाह का, अपने हाथों पर भी मेहंदी रचाने का, अपनी ज़िंदगी में इस महकार की ख्वाहिश जागी। समी कमाल, समी कमाल, समी कमाल। मैं बार बार उसे क्यों पुकार रही थी, मैं नहीं जानती थी। नानी अम्मा ने कहा था कि सच्ची मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। आपके पुकार पर महबूब के दिल में हलचल ज़रूर होती है। सच्चे मन की सच्ची पुकार अल्लाह मियाँ ज़रूर सुनते हैं। फिर मैं भी अल्लाह मियाँ से सच्चे मन से एक सच्ची पुकार करके बेफिक्र हो गई। दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं, मैंने कभी सोचा ना था। मैं अपने ऑफिस से अपनी गाड़ी में निकला, शदीद गर्मी ने बेहाल कर रखा था। मैंने गाड़ी का एसी ऑन किया तो रगों पे में एक तस्कीन का एहसास गर्दिश करने लगा। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा। मेन रोड पर मैंने दाएं तरफ मुड़ने के लिए सिग्नल दिया और जैसे ही मुड़ने लगा, सड़क किनारे पर मुझे वो नजर आई। सफेद चादर में मलबूस से परेशान, हाल पाँव में नीले रंग की हवाई चप्पलें, हाथों में एक बड़ा सा बैग। वो शायद किसी रिक्शे की मुंतजिर थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैंने जैसे ही टर्न लिया, अगले पल गाड़ी उसके सामने जाकर खड़ी हुई। शीशा नीचे करते ही मैंने उसे देखा। वो बच्ची का हाथ पकड़कर ठटक कर पीछे हटी थी। मैंने ग्लासेस उतार कर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा तो एकदम से उसके चेहरे पर मुझे एक सुकून सा नजर आया। उसके चेहरे के तासुरात ने जहाँ मुझे हैरान किया था, वहाँ बेतहाशा खुशी से भी नवाजा था। आप कैसी हैं, मैंने पूछा तो बजाय कोई जवाब देने के उसने इस बात में सर हिलाया कर अपनी खैरियत बताई। दिल एक पल के लिए खुश फहम हुआ कि उसे खुशी इतनी ज़्यादा है कि अल्फाज ही साथ छोड़ गए हैं। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैंने ऑफर की तो उसके साथ खड़े लड़के ने सर घुमाकर सवालिया नज़रों से देखा। आ जाएं। उसे शिशुपंज में मुब्तला देकर मजबूरन मुझे गाड़ी से बाहर आकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। चलो ना बाजी, बाहर बहुत गर्मी है। उस लड़की ने उसका हाथ खींचा तो खानम ने हैरानी से फ्रंट सीट वाले खुले दरवाजे को देखा। तुम इधर बैठो, आप आगे बैठ जाएं। मैंने दोनों को बारी बारी देकर कहा। कुछ झुकते हुए वो फ्रंट सीट पर आ बैठी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, सरशार होकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कैसी हैं, एक नज़र उसे देखकर मैंने फिर पूछा। ठीक हूँ। और वो सरसरी सा बिहेव कर रही थी। शायद उसकी झिझक की वजह वो बच्ची थी। मैंने बैक व्यू मिरर से देखा, वो बच्ची एसी की ठंड से लुत्फानंदोज हो रही थी। जब सूरज की सारी गर्माई ज़ाहिर हो गई तो उसने आंखें बंद करके सीट की पुश्त से सर टिका दिया। आपका कारोबार कैसा जा रहा है, मैंने शरीर लहजे में पूछा तो खानम भी मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा, उसकी तैयारी में मसरूफ़ हूँ। खानम अपने गोद में रखे बैग की तरफ इशारा करके बोली। वाह माशाल्लाह, मतलब खूब रंग भरे जा रहे हैं। मैंने ड्राइविंग करते हुए उसकी तरफ देखकर जो मानी अंदाज में आहिस्ते से कहा, मेरा तो काम ही ये है। वह गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। काश, मैंने धीरे से कहा तो खानम चौंक गई। शादी में दूल्हा को भी मेहंदी लगाने की बाकायदा एक रस्म होनी चाहिए। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। मेहंदी तो सिर्फ दुल्हन का श्रृंगार है। वो धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मेरी बात से लुत्फानंदोज हुई। दूल्हे का भी तो कोई श्रृंगार होना चाहिए ना। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखकर इस्तफसार किया तो वो सटपटा कर रह गई। सेहरा दूल्हे का श्रृंगार होता है। उसके लहजे में एक मुस्कुराहट बाजार थी। मैं उसका जवाब सुनकर मुतासिर हो गया। हमारे दरमियान छोटी छोटी मायने की इस बातों का तबादला होता रहा जो बहुत फ़र्क बख्श था। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद मैं उन दोनों को उस गली में ड्रॉप कर रहा था। वो बच्ची गाड़ी रुकते ही निकल गई। खान ने बैग उठाया। मैं उसको देख रहा था कि उसने अलविदाई नज़र मुझ पर डाली। उन निगाहों में बहुत से सवाल पनाह थे। शनाशाई
के रंग, एक पहचान की रमक और रुक जाने की आस, रोक लेने की उम्मीद। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जरा सी झिझक के बाद उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। यूँ हमारे दरमियान एक मुआहदा नहायत खामोशी से तय पा गया और फिर हमारी अक्सर मुलाकातें होने लगी, मोहब्बत बढ़ने लगी। मेरी लगाई हुई मेहंदी अब मज़ीद निखरने लगी थी, रंग संवरने लगे थे। उन रंगों में मोहब्बत, मेरी अपनी मोहब्बत का रंग भी शामिल होने लगा था। वो काम जो पहले मैं नानी अम्मा की दास्तान मोहब्बत की बुनियाद किया करती थी, अब अपनी मोहब्बत के दम पर करने लगी थी। समी कमाल मेरी दुनिया में आ गया और बस गया। सारी तिश्नगी मिट गई, सारे रंग निखर गए। अम्मा और अब्बा अपने तलख मामूल पर थे। स्कूल में भी वही डांट मेरा नसीब थी, मगर मैं बदल चुकी थी। समी कमाल की मोहब्बत ने मुझे बदल दिया था। मैं अब मेहंदी लगाने में माहिर हो रही थी और जब भी किसी दुल्हन को मेहंदी लगाती समी से मुलाकात होती, मैं उससे उस अमल की हर तफसील बताया करती थी। खानम, तुम सबको इतने अच्छे डिज़ाइन बनाती हो, कितना गहरा रंग आता है। दुल्हन को मेहंदी लगाने के 7 दिन तक मुकम्मल हुए तो समी ने मेरे हाथों को पोरों पर मेहंदी देखकर कहा। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। कुछ डिज़ाइन, कुछ रंग मेरे लिए भी बिछा कर रखो। समी ने जो मानी बात की, क्यों, क्या मेरे नाम की मेहंदी नहीं लगाओगी? समी ने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। लगाऊंगी। दिल एकदम धड़का, लेकिन वो डिज़ाइन सबसे अनोखा और दिलकश होगा। उसकी खुशबू दिल में उतर जाने वाली होगी। मेरी मोहब्बत भरी गुफ्तगू और गहरी नज़रों ने मुझे नर्वस कर दिया। समी ने मेरा हाथ थाम कर दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो और कितनी मोहब्बत है इस दिल में। तुम्हारे नाम की मेहंदी तुम्हें सब बता देगी। मैंने अपना हाथ खींचा। ये बेईमानी है, मैं इकरार मांग रहा हूँ और यही तो मोहब्बत है। मैं खिलखिलाकर हंसती। मुझे इस सुकून का एहसास होता था। चाय सिगरेट रत गए और शायरी के ज़ेरे असर बस तस्वीर खानम में दिल से रात करना मेरा मुश्किल था। घर वालों से ताल्लुक़ की अरूज पर थी। उन दिनों मेरी बहन नूर आई हुई थी और मैं उसे भी नज़रअंदाज कर रहा था। वो कह आलूदा नज़र से घूरते मेरे कमरे में वार हुई। ये मैं क्या सुन रही हूँ सुनी? कमाल, तुम इतने सुस्त और बोरिंग कब से हो गए? प्यार हुआ, इकरार हुआ, मैंने बेदिली से कहा तो नूर जोर से हंसी। उससे बड़ा कमाल इस सदी में नहीं होगा। उतने में इंदलीप भी आ गई। इंदलीप चाय लेने गई तो नूर ने मुझसे पूछा, सबसे इतने लाताल्लुक क्यों हो गए हो? मैं मुसलसल निकाल रहा। तभी इंदलीप चाय और ट्रे लेकर आई और बोली, यार तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर है? कॉलेज में किसी को मेहंदी लगवानी है, जो खानम वो काफ़ी मशहूर हो रही है। इंदलीप ने तारीफ की तो मेरा सर फखर से बुलंद होने लगा। नूर ने मेरी मुस्कुराहट भांग कर पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो चौंक गया और चाय का कप उठा लिया। इंदलीप ने पूछा, तुम हमारे साथ गए थे ना उसके घर, याद है? मैं घर बढ़ाकर मुकर गया, मुझे नहीं याद। फिर हम खानम का जिक्र करते हुए चाय पीने लगे। जब भी वो उसकी तारीफ करती मुझे अपनी मोहब्बत की चॉइस पर फख्र होता। मैंने इरादा कर लिया था कि नूर के कानों में ये बात डाल दूंगा, लेकिन खानम से इजाज़त लेना ज़रूरी था। 2 दिन बाद पार्क में हमारी मुलाकात हुई। मैंने खानम से कहा, मैं घर में अब तुम्हारा जिक्र करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे छुप छुपा कर मिलना अच्छा नहीं लगता। कब तक तुम्हारे हाथों पर दूसरों के मेहंदी के धब्बे देखता रहूं? खानम ने अपनी हथेलियां सामने करके मध्यम आवाज में कहा, ये धब्बे नहीं, मोहब्बत के रंगों का अक्स है। मैंने उसकी हथेलियों से अपनी हथेलियां मिला दी। उसकी पलकें झुक गईं और वो खामोश हो गई। इस दिन बहुत खुश था। नूर के जाने से 1 दिन पहले मैंने उसे अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई। बताओ कौन है वो अप्सरा जिसके असीर हो गए? और नूर ने बेचैनी से पूछा। तुम मिल चुकी हो खानम। मैंने धड़कते दिल के साथ नाम लिया। कौन खानम? नूर के चेहरे पर उलझन उभरी। फिर एकदम याद आया, खानम मेहंदी लगाने वाली, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बकवास है? उसके बदले तेवर देखकर मैं भौंकला गया। दुनिया में लड़कियों का काल पड़ गया था। इतना डाउन में यार है। तुमने मेरी सारी खुशी मलियामेट कर दी। नूर, ये मजाक नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। स्मी, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मम्मी और बाबा तक ये बात पहुंची तो बहुत बुरा रद्द-ए-अमल होगा। नूर, ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपना फैसला सुनाया। नूर ने चिल्लाकर इंदलीप को भी बुला लिया और तंजिया बोली, हमारे स्मी कमाल को इश्क हो गया है इस मेहंदी वाली खानम से। खानम का नाम सुनकर इंदलीप को भी साफ सूख गया। मुझे समझ नहीं आ रही इसमें क्या बुराई है, वो मेहनत से कमा रही है। मैंने खानम का दिफा किया। इंदलीप मध्यम आवाज़ में बोली, खानम मेहंदी लगाने वाली कमाल हाउस की बहू कैसे बन सकती है? स्मी, उसका बैकग्राउंड और रहन सहन हमारे से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत मिसफिट है। तुम दोनों नहायत बोधे एतराज़ात कर रही हो। मैं मम्मी और बाबा से बात करूंगा। वो दोनों मेरी खुशी पर बर्बाद करके चले गए और मेरी बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन जब खानम दुल्हन के लिए मेहंदी तैयार कर रही थी तो समी ने मुलाकात की ख्वाहिश की। वो खुशी खुशी उससे मिलने आई। वो हंसती खिलखिला रही थी और समी से पुरशौक निगाहों से देख रहा था। आपने घर में बात की? खानम ने शर्मा कर पूछा। हाँ की थी। समी के हाँ पर उसका जोर से दिल धड़का। फिर खानम मेहंदी लगाने चली गई और खुशी खुशी दुल्हन के हाथ रंग दिए। 7 दिन का ये सफ़र ख़त्म हुआ और अब उसे अपने रंग का इंतजार था। दूसरी तरफ समी कमाल घर वालों के सख्त कवानीन के सामने बेबस था। देखो समी बेटा, शादी महज 2 लोगों का नहीं, 2 खानदानों का मिलाप है। जब रहन सहन और 2 तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो तो निभा नहीं होता। बाबा ने समझाया। बाबा, जब दिलों में गुंजाइश हो तो सब हो सकता है। वो अपने आप को हमारे मुताबिक ढाल लेगी। समी ने कायल करने की कोशिश की। नूर ने बीच में टोका। कमाल हाउस में किसी अरे गहरे के आने पर मैं खामोश नहीं रहूंगी। बाबा ने
हतमी लहजा फैसला सुनाते हुए कहा, हम उसे रिश्ते के हक में नहीं है बेटा, इसमें मसलियत है। बाबा मैं खानम से ही शादी करूंगा, समीर ने तेज आवाज में कहा, मगर बाबा इत्मीनान से उठकर चले गए। एहतजाजन समीर ने खाना पीना और बोलना छोड़ दिया। उसे अपनों के इस रवैये पर शदीद सदमा था जिसने हमेशा उसकी ख्वाहिशात पूरी की थी। पार्क में खानम समीर के सामने बैठी थी। समीर की खामोशी और उदासी देखकर उसने समीर के हाथ पर हाथ रखा। क्या हुआ समीर, मम्मी और बाबा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं? समीर ने वो मुश्किल कहा। खानम का रंग फक हो गया। वो कहते हैं कि तुम मेहंदी लगाने वाली हो। समीर ने कहा तो तुम। खानम ने अपना हाथ खींच लिया। उसकी पलकें भीगी हुई थी मगर एक मजबूत आवाज़ में बोली, मेहंदी कोई ऐब नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता खानम। हमारे लिए हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है समीर, खानम ने लड़सती आवाज़ में कहा और आंसू आंचल में जज्ब हो गए। वो समीर कमाल से उसकी आखिरी मुलाकात थी। खानम ने खुद को संभाला और दोबारा मेहंदी के पत्तों से दूसरों की जिंदगी में रंग भरने लगी, मगर वो समीर को भूल ना सकी। कुछ ही अरसे में उसकी मेहंदी की शोहरत दूर दराज तक फैल गई। वो सोचती, समीर कमाल तुम मुझसे बुलाए क्यों नहीं जाते, क्यों मैं हर दुल्हन की मेहंदी को तुम्हारी मोहब्बत से सजाने लगी हूँ। इधर समीर कमाल में बिखरा हुआ था। नूर ने उसे समझाने की कोशिश की, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं समीर, खानम तुम्हारी ज़िंदगी का बस एक लम्हा थी। समीर ने दुख से कहा, मैंने अपनी फैमिली के लिए खानम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, बस अब मुझे थोड़ा वक्त दो। घर वालों की खुशी और मम्मी पापा के मान के लिए समीर ने नहायत बेदिली से उनकी पसंद की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात समीर अपने कमरे में दुल्हन के सामने बिस्तर पर बैठा था। उसने दुल्हन के दोनों हाथों को थाम कर उस पर अवेजा मेहंदी देखी। वो डिज़ाइन, वो गहरा रंग और वो अनोखी खुशबू। समीर को खानम की मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा होने लगा। उसने दीवानावार मेहंदी की खुशबू को अपने अंदर उतारा। दुल्हन कसमसा कर पीछे हटी। समीर ने धड़कते दिल के साथ उसका घूंघट उठाया। तुम? समीर एकदम चौंक कर दूर हुआ। फिर उसकी नजर दुल्हन के हाथों पर पड़ी। ये मेहंदी? उसने बदहवासी में पूछा। हाँ, खानम ने लगाई है। दुल्हन के लब हिले और समीर सब समझ गया। दर्द हकीकत वो सांवली रंगत और बड़ी ब्राउन आंखों वाली दुल्हन जब खानम के पास मेहंदी लगवाने आई थी तो खानम ने उसे दुल्हा का नाम पूछा था, समीर कमाल। नाम सुनते ही खानम की दुनिया घूम गई थी, मगर वो आहिस्ते से मुस्कुराई थी। उसने अपनी मोहब्बत की तमाम तर शिद्दत उस मेहंदी में उडेल दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उन हाथों को समीर ने थामना है। अल्लाह, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे रोना आ रहा है। समीर कमाल खानम की मोहब्बत की गहराई और शिद्दत को पा गया था। उसने अपने दुल्हन के दोनों हाथों को अकीदत और एहतराम से चूमा और मोहब्बत के इस नए सफ़र पर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, शादी के इब्तदाई चंद महीने कमाल हाउस में एक अजीब सी सुकून और मुसरत के साथ गुजरे। समीर ने अपनी बीवी अलीज़े को पूरे दिल से कबूल किया था। अलीज़े एक सुलझी हुई समझदार लड़की थी जिसने बहुत जल्द मम्मी पापा और अंदलीब का दिल जीत लिया था। समीर जब भी अलीज़े के हाथों को देखता उसे खानम का वो आखिरी जुमला याद आता कि मोहब्बत के रंगों का अक्स उसने खानम को दिल के एक ऐसे कोने में महफूज कर लिया था जहाँ सिर्फ एहतराम और पाकीज़ा यादें बाकी थी। लेकिन तकदीर के फैसले अभी ख़त्म नहीं हुए थे। खानम की मेहंदी की शहरत अब लाहौर के बड़े बड़े घरानों तक पहुँच चुकी थी। अब वो सिर्फ एक आम मेहंदी लगाने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि उसका नाम एक बराबर ब्रांड बन चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद खानम के अंदर का ठहराव और सादगी बरकरार थी। वो आज भी अपनी नानी अम्मा के साथ इस मोहब्बत से रहती और मेहनत की कमाई पर शुक्र अदा करती। एक शाम कमाल हाउस में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। फरहान की मंगनी तय पा चुकी थी और मम्मी इस तकरीब को यादगार बनाना चाहती थी। पूरे घर को रोशनी से सजाया हुआ था और दलीब और नूर जो खास तौर पर इस फंक्शन के लिए आई थी, दुल्हन और घर की खवातीन के लिए मेहंदी वाली का इंतजाम कर रही थी। दलीब ने लाउंज में सोफे पर बैठते हुए फख्र से बताया कि उसने शहर के सबसे बेहतरीन और मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया है, जिसका आजकल बहुत डिमांड है वो और बहुत मुश्किल से तारीख मिली है। समीर जो वहीं मौजूद था किताब पढ़ते मुस्कुरा दिया। उसे खुशी थी कि घर में रौनक है। अलीज़े भी चाय के ट्रे लिए वहाँ आई और उसने भी उनके काम में बहुत तारीफ की। वो शाम आ गई। कमाल हाउस का हाल मेहमानों से कच्चा कच भरा हुआ था और समीर मर्दाना मजमे में मसरूफ था कि अचानक अलीज़ा ने उसे अंदरूनी हाल में किसी काम से बुलाया। जैसे ही समीर ने खवातीन के हाल की तरफ कदम बढ़ाया, उसे अर्के गुलाबे और ख़ास मेहंदी की वही जाने पहचाने अनोखी खुशबू आई जिसने एक पल में उसके कदम रोक दिए। उसका दिल ज़ोर से धड़का क्योंकि ये खुशबू किसी आम मेहंदी की तो नहीं थी। समीर ने पर्दे के हट से ओर से उसे देखा तो हाल के वस्त में एक खूबसूरत कारपेट पर वो लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर वही पुराना वकार, आंखों में गहरा ठहराव और हाथों में वही जादू था। वो खानम थी। उस वक्त दलीब और नूर खानम के पास ही बैठी थी। नूर जो कभी खानम के नाम पर नाक भौहें चढ़ाती थी, आज उसी खानम के सामने हाथ फैलाए उसके डिज़ाइन की तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि वाकई खानम तुम्हारे काम में कोई जादू है। इतनी नफासत से ने पहले कभी नहीं देखी। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि ये वही लड़की है जिसने के लिए समीर ने कभी स्टैंड लिया था, क्योंकि खानम अब एक मशहूर आर्टिस्ट के रूप में उनके सामने थी, ना कि एक आम मोहल्ले की मेहंदी वाली। खानम ने बस एक मेहंदी से मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। इस लम्हे खानम की नज़रें उठी और पर्दे के पास खड़े समीर से जा मिली। दोनों की नज़रें चंद सेकंड के लिए एक दूसरे पर ठहर गई। इस नज़र में ना कोई गिला था ना कोई तड़प, बस एक एतराफ़ था कि ज़िंदगी ने दोनों को इनके रास्ते पर बहुत आगे बढ़ा दिया। तभी अलीज़ा समीर के पास आई और खानम की तरफ इशारा करते हुए बोली कि देख समीर, देखो ये वही खानम है जिन्होंने मेरी शादी पर मेहंदी लगाई थी और मैं चाहती हूँ आज फरहान की मंगेतर को भी यही मेहंदी लगाए। समीर ने अलीज़ा को देखा
देखा, फिर खानम को देखा। इसने महसूस किया कि वक्त कैसे बदल जाता है। जिससे खानम को कमाल हाउस ने कभी मिसफिट कहा था, आज वो अपनी मेहनत और इज्जत के बलबूते पर इस घर के सबसे खास फंक्शन की रौनक बनी हुई थी। दावत खत्म होने के बाद जब खानम अपने बास्केट समेट कर जाने लगी तो समी लाउंज में अकेला था। खानम उसके पास से गुजरी और एक पल के लिए रुकी। उसने बिला के सुकून के साथ कहा कि आपकी दुल्हन बहुत प्यारी है समी साहब, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। समी ने दिल से जवाब दिया कि और तुमने साबित कर दिया खानम कि मेहनत और सच्चे जज्बों का कोई अमल बदल नहीं होता। कमाल हाउस आज तुम्हारी हुनर का मोतरफ है। खानम ने आखिरी बार मुस्कुराकर समी को देखा और उल्टे कदमों बाहर निकल गई। वो अपनी मोहब्बत हार कर भी अपनी इज्जत, अपने हुनर और अपने सोलों की जंग जीत चुकी थी। समी ने गहरी सांस ली और अंदर हॉल की तरफ बढ़ गया जहां अलीज़ा उसका इंतजार करती। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी अपने पीछे खूबसूरत तासुर छोड़ जाती हैं। वक्त के पिए ने अपने रफ्तार बरकरार रखी और कमाल हाउस में खुशियों और कामयाबियों का एक नया दौर शुरू हो गया। फरहान की शादी धूमधाम से हो गई और लीजा की तरह उसकी बीवी ने भी जल्दी घर के माहौल को अपना लिया। खानम की इस रात की आमद और समी के साथ उसकी आखिरी गुफ्तगू ने समी के दिल से उदासी का हर बोझ हमेशा के लिए उतार दिया था। अब उसके दिल में खानम के लिए एक ऐसी अकीदत और एहतराम था जो सिर्फ एक सच्चे इंसान के लिए हो सकता है। वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अलीज़ा के साथ मुकम्मल तौर पर मुखलिस और खुश था और कमाल हाउस में समी और अलीज़ा को एक मिसाली जोड़ा माना जाता था जिसके दरमियान मोहब्बत और बाहमी एहतराम का गहरा रिश्ता था। दूसरी तरफ खानम की ज़िंदगी ने एक शानदार रुख इख्तियार कर लिया। उसका नाम अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा था बल्कि पूरे मुल्क में उसके हुनर के चर्चे थे। उसने अपनी नानी अम्मा के नाम से एक बड़ी एकेडमी और ब्राइडल स्टूडियो कायम कर लिया था जहां वो ज़रूरतमंद और हुनरमंद लड़कियों को न सिर्फ मेहंदी लगाने का हुनर सिखाती थी बल्कि उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने के मौके भी फराहम करती थी। वो अब कमाल हाउस के मेयार से कहीं ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी थी मगर उसके मिजाज की आज़ी और सादगी अब भी उसका सबसे बड़ा जेवर थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर समीर की मोहब्बत ने उसे इस कठिन रास्ते पर ना डाला होता और अगर कमाल हाउस के इनकार ने उसे अपनी पहचान बनाने का चैलेंज ना दिया होता तो शायद वो आज भी किसी गुमनाम गली में दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगा रही होती। शादी के 2 साल बाद कमाल हाउस में एक बार फिर रौनक लगी क्योंकि समी और लीजा के यहाँ एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और मम्मी पापा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। नूर और अंजलि भी भतीजे के आने पर फूले नहीं समा रही थी। बेटी के अकीके की तकरीब का फैसला हुआ तो घर की खवातीन ने एक बार फिर तैयारों का हाथ संभाल लिया। लीजा ने सबके सामने एक ख्वाहिश का इजहार किया। वो चाहती है कि उस खुशी के मौका पर घर की तमाम खवातीन के हाथों पर मेहंदी वही खानम लगाएं क्योंकि अलीज़ा के दिल में खानम के हुनर और उसकी शख्सियत के लिए एक अजीब कशिश और एहतराम था। नूर और अंजलि ने अलीज़ा की इस बात की फौरन तायद की। नूर ने माजी की तिलकियों को अक्सर भुलाकर कहा कि हाँ अलीज़ा खानम अब सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुकी है। उसका हमारे घर आना हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। समी लाउंज के एक कोने में बैठा अपनी बेटी को गोद में लिए उनकी बातें सुन रहा था। उसके लबों पर एक गहरी और पुरस्कून मुस्कुराहट उभरी। अच्छा कुदरत की इस खूबसूरत इंसान पर हैरत भी थी और दिली इत्मीनान भी की। जिस लड़की को कभी इस घर ने रद्द किया था आज वही उसके घर के आने को अपने लिए एजाज़ समझ रहा था। उसे महसूस किया कि जब इंसान अपने हुनर और किरदार को सच्चा रखता है तो वह खुद ब खुद उसके हक में गवाही देने लगता है। अकीके की शाम कमाल हाउस एक बार फिर रोशनी और मेहमानों से जगमगा उठा। हाल की एक खास कोशी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था जहां खानम अपनी दो असिस्टेंट्स के साथ तशरीफ फरमा थे। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा बावकार और पुरकशिश नजर आ रही थी। उसके चेहरे का निखार, उसकी आंखों का ठहराव उसके अंदरूनी कामयाबी का पता देता था। बारी बारी घर की खवातीन उससे मेहंदी लगवा रही थी और उसकी गुफ्तगू की मिठास सबके दिल को मोह रही थी। नूर और अंदलीम ने भी बहुत एहतराम और मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया था और माजी की किसी भी बात का साया तक उनके रवैये में मौजूद ना था। जब अलीज़ा की बारी आई तो वो समी की नन्ही बेटी को गोद में ले खानम के सामने बैठी थी। खानम ने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा और उसके दिल में एक अजीब सा ममता का एहसास जागा। उसने अलीज़ा से पूछा कि इस नन्ही परी का नाम क्या रखा है आपने? अलीज़ा ने मोहब्बत से समी की तरफ देखा जो बाल हॉल के दरवाजे पर खड़ा उनको ही देख रहा था और फिर खानम की तरफ रुक करके बोले कि समी ने इसका नाम अनाया रखा है, यानी अल्लाह का तोहफा। खानम के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई और उनकी गहरी नजरों से दूर खड़े समी को देखा जिसकी आंखों में अब खानम के लिए सिर्फ और सिर्फ फख्र और दुआ थी। खानम ने अलीज़ा के हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू की। उसने अर्के गुलाब और मेहंदी के पौधों से तैयार करदा अपनी खास अर्क का इस्तेमाल किया जिसकी खुशबू ने एक बार फिर पूरे हाल को मुअत्तर कर दिया। ये वही अनोखी खुशबू थी जिसने कभी समी का अमाल को असीर किया था लेकिन आज उस खुशबू में तड़प या उदासी नहीं थी बल्कि एक पाकीज़ा दुआ और बरकत का एहसास था। खानम ने अलीज़ा की हथेली पर एक नहायत दिलकश और मुनफरिद डिज़ाइन बनाया था और इसके दरमियान में बहुत खूबसूरती और समी का नाम लिख दिया था। ये इसकी तरफ से इस खानदान के लिए एक सच्चा और बेलौस तोहफा था, सच्चा और बेलौस तोहफा था। जब खानम जाने के लिए खड़ी हुई तो अलीज़ा ने समी को बुलाया था कि वो खानम का शुक्रिया अदा कर सके। समी अपनी बेटी अनाया को गोद में लिए खानम के करीब आया और दोनों एक दूसरे के सामने थे लेकिन अब उनके दरमियान मोहब्बत की वो अधूरी तड़प नहीं थी बल्कि ज़िंदगी के 2 कामयाब और मुतमईन इंसानों का वकार था। समी ने
ने खानम को देखा और बहुत धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया खानम, आज तुम्हारे हुनर ने हमारे घर की खुशियों को मुकम्मल कर दिया है। खानम ने अनाया के सर पर प्यार से हाथ रखा और समी को देखकर बोले कि खुशियाँ हमेशा अपनों के साथ रहने और उनके मान रखने से ही मुकम्मल होती हैं। समी साहब, अल्लाह आपके घर को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। खानम अपने बास्केट संभालकर कमाल हाउस के बड़े गेट से बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा में उसके आंचल से मेहंदी की मधुम खुशबू उड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था। उसका दिल बिल्कुल हल्का फुल्का और पुरसकून था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मोहब्बत अधूरी रहकर भी अपने अंजाम में कितनी खूबसूरत और बावकार साबित हुई थी। उधर कमाल हाउस के अंदर समी ने लीजे के हाथ पर लगी उस खुशबूदार मेहंदी को देखा और फिर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। और दोनों अपनी अपनी जगह जिंदगी की जंग जीत चुके थे और उनकी कहानी का ये मोड़ सबसे बेहतरीन और मुकम्मल था। ख़त्म शुद। नावल नेम है खानम। नावल की बात करें तो मुझे नावल का एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है जो है ना खानम, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसे तो शुरू से ही पैसों से, शोहरत से तो उसको सरोकार ही नहीं था। उसे तो मोहब्बत चाहिए थी, अपनों का प्यार चाहिए था, और उसे एंड पे मोहब्बत ही नहीं मिली। पता नहीं, आप अपनी अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। मिलते हैं अगले नावल में, और अल्लाह हाफिज़।